वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। ये जो मैं आपको आज क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत काल से पूछे हुए सवाल जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और उन भाइयों तक शेयर ज़रूर करिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? मोहम्मद गजनवी। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनी। महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। यह प्रथम शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण किया था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 बार 1025 ईस्वी से 26 के बीच हुआ था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी बीच में हुआ था। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद का। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? विद्वान अल-बरूनी ने किताब उल हिंद का ग्रंथ का रचना किया था जो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए थे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। क्या था? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गया? पोलो। चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो घोड़े से गिरकर मौत हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में किनके बीच हुआ था? मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन की पहली लड़ाई कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। निम्नलिखित में किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की।
इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। मोहम्मद गोरी जहाँ जहाँ विजय प्राप्त किया था उन देशों प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया, मतलब हराया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। तराइन की द्वितीय युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। कौन हारा था? पृथ्वीराज को पृथ्वीराज ने हार गया था। सन 1329 से 1330 ईस्वी के बीच, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की? टोकन करेंसी प्रचलित की मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारत पर तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी। तुर्की था ये और तुर्क आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिक्कन मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिक्कन मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? ए और बी दोनों। यामीन उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, ए बी। अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, ए बी। दोनों उपाधि धारण किए थे। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? यामीन उल दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों किया था। महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही एवं ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर, ओहिंद बोहिंद। उदभांडपुर, ओहिंद बोहिंद। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ था? उदभांडपुर, ओहिंद बोहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध हुआ। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट के विरुद्ध हुआ। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालिनवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल।
जयपाल। हिंदू शाही राज का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ग्लानिवश जयपाल ने। हिंदू राज का वह शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल ने। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों में कौन नहीं था? भारत आने वाला इतिहासकारों में शाहनामा लेखक फिरदौसी नहीं था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी नहीं था। किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी था। तारीख यामानी का लेखक उल्वी था। तारीख सुबक्तिगिन का लेखक बैहाकी था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर बन गया। निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? इब्न बतूता ने। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श भी कहा जाता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार बनाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने किया था। निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंशों को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना? महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरूनी इतिहासकार बन गया। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार बना था? महमूद गजनवी के शासनकाल में। महमूद गजनवी के शासनकाल में। निम्नलिखित में कौन सा शासक दास या गुलाम वंशराज से संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश या राजवंश से संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश। हुमायूं है, अकबर है, शाहजहां भी है। निम्नलिखित में कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित नहीं है? इल्तुतमिश नहीं है। बाकी हुमायूं भी है, दास और गुलाम से संबंधित, अकबर भी है और शाहजहां भी है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था?
17 बार, जो कि सबसे ज़्यादा महमूद गजनबी को ऐसे भी जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी था। यानी 17 बार महमूद गजनबी ने सबसे ज़्यादा बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक खलजी ने, मुबारक शाह खलजी ने किया था। किसने किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी ने, मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों को समीक्षा की गई है? इनमें सभी, भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय इतिहास, भूगोल। ये दोनों किताब में भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, भारतीय गणित, इन सारों विषयों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अल-बरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, इन सभी। अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रैयान मोहम्मद, अबू रैहान मोहम्मद। अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रैहान मोहम्मद, अबू रैहान मोहम्मद। अल-बरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याघ्र, जुलाहा, सारे थे। अल-बरूनी के अनुसार अत्यंत यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल था ए और बी दोनों, धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ और व्याघ्र, जुलाहा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद को, किताब उल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वहिंद का युद्ध, वहिंद का युद्ध 1008 से 9 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। वहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। वहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया? महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, हाँ ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, हाँ ये भी सही था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है, सारे सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख का अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? खिर्ज खां सैयद, खिर्ज खां सैयद। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिर्ज खां सैयद, खिर्ज खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में गलत है? निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है?
इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राज की आधिपत्य करने की वो की स्वतंत्र की घोषणा की। रजिया सुल्तान के बारे में, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क शासक वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये गलत है। बाकी जो सही सत्य है रजिया सुल्तान के बारे में वो मैं आपको अभी बताऊंगा। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्री की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और अपने पुत्री की अयोग्यता के कारण उन्हें रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली का सुल्तान बनी। उन्हें हबशी सरदार मलिक आइकुत को नायब मलिकत के पद पर नियुक्त किया। उसने हबशी सरदार मलिक आइकुत को नायब मलिकत के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये नहीं हुआ, बाकी सब हुआ। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। ये दोनों हुआ। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का, शुरुआती शासकों का यह सही क्रम है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले है, उसके बाद आराम शाह है, उसके बाद इल्तुतमिश है, उसके बाद रजिया सुल्तान है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? जमात खाना मस्जिद नहीं, सीरी नहीं, इनमें से कोई नहीं, कुतुब मीनार का अलाई दरवाज़ा निम्न में से मुख्य द्वार है। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये गलत है, ये असत्य है। वह एक कुरर एवं निरकुश शासक था, बिल्कुल सही है। इब्राहिम लोदी कुरर एवं निरकुश शासक था, अफगान अमीरों की खिलाफत था और दौलत खां के काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। दौलत खां ने काबुल के शासक कौन था? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा सही है? अमीर खुसरो के बारे में कौन सा सही है कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अमीर खुसरो के संबंध में वह एक सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है। वह एक सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना, ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, हाँ सही है। उन्होंने सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? 1, 2 एवं 3। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था, मोहम्मद गोरी। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था, मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसबर्णी। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? संसबर्णी।
मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इनमें सभी नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र भी कहा जाता है, मोइनुद्दीन भी बोला जाता है, मोहम्मद बिन शाम भी बोला जाता है, मोहम्मद बिन शाम भी बोला जाता है। मोहम्मद गोरी को किस नाम से भी जाना जाता है? शहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मोइनुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ किया। मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ किया। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीमटू। सोलंकी शासक भीमटू ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था भटिंडा ताबर हिंदा। भटिंडा था, भटिंडा। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल रूप में था भटिंडा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था त्राइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था त्राइन का द्वितीय युद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के बीच। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। हाँ, मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है, और स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान है। तबाकत ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। तबाकत ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर।
कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अल्लाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसको मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां का। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ? जफर खां को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।